नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने पॉलीमर का कंप्लीट रिवीजन लेक्चर रखा है। मेरा नाम है योगेश जैन और अब देखो देखते देखते हम अंतिम चैप्टरों पे आ चुके हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन के। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट के चैप्टर होते हैं बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, फोकट के मार्क्स होते हैं भाई। तो इनको एक बार देख जाना तो आपके 4 नंबर मतलब 4 चैप्टर से 4 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब 10-12 नंबर का 12 नंबर का मामला बैठ जाएगा आपके। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली देख लेना इसको। और मैं क्या कह रहा था, आपसे समय कम है, माल ज्यादा है, फालतू बकवास नहीं करेंगे। आज हमें पूरा पॉलीमर रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, तो आज ही करेंगे ना। देखो, पॉलीमर के अंदर 2 यूनिट चलती है, एक होता है मोनोमर, एक होता है पॉलीमर। मोनोमर का मतलब क्या है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, मर्स का मतलब होता है यूनिट। जैसा आइसोमर होता है ना, वैसे ही मोनोमर का मतलब है सिंगल यूनिट। पॉली का मतलब है बहुत सारी यूनिट, मैनी यूनिट्स, मैनी यूनिट्स, मैनी यूनिट्स, उसको पॉलीमर्स कहते हैं। बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट का पॉलीमराइजेशन कर दूंगा, एक टर्म है पॉलीमराइजेशन। बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट्स को आपस में जोड़ दूंगा तो उससे बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? पॉलीमर कहलाता है। और आपको पता चल गया होगा कि बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट को आपस में जोड़ा है तो कंपाउंड बहुत बड़ा बना होगा, इसलिए ये छोटा नहीं बहुत बड़ा कंपाउंड होता है, मैक्रोमोलिक्यूल होता है। अगर ये बहुत बड़ा कंपाउंड है, मैक्रोमोलिक्यूल है, तो इसका मोलिकुलर वेट भी तो बहुत ज्यादा होगा। इसका मोलिकुलर वेट होता है 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7 म्यू तक। जैसे ऑक्सीजन का देखोगे तो 16 ही होता है, कार्बन का 12 ही होता है, इसका 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7 म्यू तक होता है। हमें मेनली इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन देखने होते हैं कि किस किस बेसिस पे पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। उनमें जो एग्जांपल्स आते हैं वो हमें याद होने चाहिए। और पॉलीमर की मोनोमेरिक यूनिट याद होनी चाहिए, उसकी पॉलीमर वाली यूनिट याद होनी चाहिए, उसके यूजेस याद होने चाहिए। इतना अगर आपको आता है तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर है। ठीक है ना। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। सोर्स के बेसिस पर नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। नेचुरल वो जो ईश्वर की दया से हमें मिल गए हैं डायरेक्टली, प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू जो मिलते हैं वो नेचुरल होते हैं। ठीक है, उसके एग्जांपल जैसे पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल में, स्टार्च हो गया, आपका ग्लाइकोजन हो गया, है ना, ग्लाइकोजन हो गया, आपका सेल्यूलोज हो गया, बेटा सेल्यूलोज हो गया। ठीक है ना, और प्रोटीन हो गया। ये सब क्या है? ईश्वर की इच्छा है, हमें दे दी उन्होंने, है ना। प्रोटीन हो गया, नेचुरल रबर भी लिख लो, नेचुरल रबर हो गया, एक्सेट्रा। ये सब नेचुरल पॉलीमर के एग्जांपल्स हैं। सेमी सिंथेटिक से पहले सिंथेटिक सुनो। सिंथेटिक पॉलीमर वो होते हैं जो आदमी द्वारा मैन मेड बनाए हुए, मतलब ह्यूमन ने बनाए हैं। ह्यूमन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आविष्कार करता रहता है, आपको पता ही है, नेचर के साथ खिलवाड़ करता रहता है। तो वही सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, ह्यूमन द्वारा बनाए गए पॉलीमर्स सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। उसके एग्जांपल्स हैं पॉलीथीन, पॉलीथीन ह्यूमन ने बनाई है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, बेकेलाइट, सिंथेटिक रबर, ये सब ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं। सिंथेटिक रबर ये सब ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं, सिंथेटिक रबर एक्सेट्रा। अब सेमी सिंथेटिक क्या है? सेमी सिंथेटिक है जो नेचुरली मिल रहे थे, उसमें थोड़ी बहुत ह्यूमन ने छेड़छाड़ कर दी। आपको पता ही है, आदमी की तो टेंडेंसी होती है। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या है? जिसमें ह्यूमन ने थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करके एक नया टाइप का पॉलीमर क्रिएट कर दिया हो, उसके एग्जांपल है सेमी सिंथेटिक के। सेमी सिंथेटिक के एग्जांपल बता रहा हूं। सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट जिसको रेयोन के नाम से जानते हैं बेटा, रेयोन के नाम से। और एक होता है सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट। आपने बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में जो मैंने रिवाइज करवाया था उसमें आपने देखा होगा कि जो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर होता है वो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज की C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बनता है। तो ये बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज C1 और C4 के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बना हुआ है। उसमें मैंने कई जगह से H हटा रखे हैं, उनकी जगह पर मैं AC 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 और AC लगा रहा हूं। ये बन गया आपका सेल्यूलोज एसीटेट, मतलब H हटा के हमने एसिटाइल ग्रुप को लगा दिया तो वो बन गया आपका सेल्यूलोज एसीटेट। ये मतलब सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। एक तो सोर्स के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हमने देखा।
फिर ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस पे भी हम लोग पॉलीमर को क्लासिफाई कर सकते हैं। भाई पॉलीमर जो बना उसका कुछ ना कुछ शेप तो होगा। 3 तरह के शेप पॉलीमर के हो सकते हैं, एक लीनियर होता है, एक ब्रांच होता है, एक क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। अगर मैं लीनियर की बात करूं तो उसका शेप कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये लीनियर पॉलीमर होता है। ब्रांच पॉलीमर क्या है कि ये लीनियर पॉलीमर्स में हल्की फुल्की ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, एक लेयर दूसरी लेयर से कनेक्टेड नहीं है, एक लेयर दूसरी लेयर से कनेक्टेड नहीं है, बस हल्के हल्के से ये ब्रांचेस निकली हुई है, मतलब क्लोरीन हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इस तरह की ब्रांचेस निकली हुई है। क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या होता है कि एक लेयर दूसरी लेयर से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई है, इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई है, मतलब आपस में कनेक्टेड है, लिंक्ड है, क्रॉस लिंक्ड है, तो ये क्रॉस लिंक पॉलीमर हो गया। लीनियर पॉलीमर जो है वो 2D होता है, मतलब 2 डायमेंशन में, सॉरी 1D होता है, एक ही डायमेंशन में चल रहा है सीधे सीधे। ब्रांच पॉलीमर कैसा है, 2 डायमेंशन, सीधे भी चल रहा है, यूं भी चल रहा है। और क्रॉस लिंक पॉलीमर 3 डायमेंशन होता है, यूं भी चल रहा है, मतलब यूं भी चल रहा है, यूं भी चल रहा है और यूं भी चल रहा है, 3 डायमेंशन होता है, ठीक है ना। लीनियर पॉलीमर के अगर आप एग्जाम्पल देखोगे ना माय डियर, इसके एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो इसके एग्जाम्पल है, जैसे आपका हो गया हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। कौन सा एग्जाम्पल है बेटा, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन हो गया। पॉलीस्टाइरीन इसका एग्जाम्पल है, पॉलीस्टाइरीन भी इसका एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे तरह के एग्जाम्पल्स इसके देखने को मिलेंगे, आगे चल के अपन देखते रहेंगे। अभी ब्रांच पॉलीमर जो है उसके एग्जाम्पल जो है वो है लो डेंसिटी पॉलीइथीन और आपका अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में बीच बीच में ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है, तो अमाइलोपेक्टिन भी ब्रांच पॉलीमर का एग्जाम्पल है। क्रॉस लिंक में बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो वो बेकेलाइट में देखने को मिलेंगे आपको, और आपको देखने को मिलेंगे रेजिन्स में। आगे चल के दिखाऊंगा मैं आपको मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, उसमें आपको ये बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो एक क्लासिफिकेशन तो अपन ने पॉलीमर का देखा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, इसके बेसिस पे, सोर्स के बेसिस पे, और दूसरा देखा हमने ऑन द बेसिस ऑफ शेप। मतलब बेसिकली हमें क्लासिफिकेशन देखने और उसके अंदर एग्जांपल्स कौन कौन से फिट हो रहे हैं वो देखने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सिर्फ एग्जांपल्स लर्न करने हैं हल्के हल्के। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, किस तरह से पॉलीमर फॉर्म हो रहा है, क्या वो पॉलीमर एडिशन से फॉर्म हो रहा है या कंडेंसेशन से फॉर्म हो रहा है, मतलब उसके बनने का तरीका क्या है, उस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन है। तो 2 तरीके से हम बना सकते हैं, एक तो एडिशन करके या कंडेंसेशन करके। एडिशन कैसे कैसे कर सकते हो, फ्री रेडिकल बना के एडिशन कर सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकते हो, या फिर किसी कैटलिस्ट जैसे जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कर सकते हो। अब आपसे ये कुछ नहीं पूछ रहा, वो कुछ नहीं पूछ रहा, आपसे क्या पूछेगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है। तो आपको क्या बताना है कि ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड AlEt होल थ्राइस प्लस TiCl4, ये है आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट। दैट्स इट, फालतू बकवास ही नहीं करनी अपने को। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, जब 2 बड़े मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल, जैसे पानी हो गया, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, अमोनिया हो गई, ऐसी चीजें बाहर निकल जाती है, तो उसको कंडेंसेशन बोला जाता है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है, जब 2 मोनोमेरिक यूनिट आपस में कंबाइन हो रही है, तो हो सकता है पानी निकल रहा हो, इथेनॉल निकल रही हो, अमोनिया निकल रहा हो, इस तरह का कुछ निकल रहा हो, तो उसको कंडेंसेशन पॉलीमर बोल देंगे। व्हेन 2 और मोर बिगर मॉलिक्यूल कोलाइड and some smaller molecule escapes like water, ethanol, ammonia etc, तो उसको कंडेंसेशन बोलेंगे। कुछ नहीं पूछ रहा आपसे, आपसे क्या पूछेगा, कौन से एडिशन वाले पॉलीमर हैं, कौन से कंडेंसेशन वाले हैं, तो उसके एग्जांपल अभी आगे है ही सही, तो बता देंगे आपको। ठीक है ना, कौन से एडिशन वाले हैं, कौन से कंडेंसेशन वाले हैं, सीधी बात पूछता है। और तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपके जो एडिशन पॉलीमर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, होमोपॉलीमर और एक कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर कौन से होते हैं, जो सिंगल मोनोमेरिक यूनिट से फॉर्म होते हैं बेटा, एक ही मोनोमेरिक यूनिट को रिपीट करके बनते हैं, उनको होमोपॉलीमर बोलते हैं। मतलब उसके अंदर जो मोनोमेरिक यूनिट होगी वो एक जैसी होगी, एक ही तरह की होगी। कोपॉलीमर जिसमें 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स होंगी, 2 और मोर डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में जब जुड़ेंगी, 2 और मोर डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में जब जुड़ेंगी, तो उससे बनने वाला पॉलीमर कोपॉलीमर कहलाएगा।
इसके एग्जाम्पल बहुत सारे अभी पढ़ेंगे अपन, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, टेफ्लॉन, ये सब देखेंगे। इसके एग्जाम्पल ब्यूना एन और ब्यूना एस होता है, वो भी बता दूंगा। बेसिकली ब्यूना एन रबर का प्रकार है, रबर रबर सुना ना आपने, रबर टायर वायर बनता है जिससे वो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। होमो का मतलब एक ही टाइप की मोनोमेरिक यूनिट होगी, कोपोलीमर का मतलब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स होगी। नेक्स्ट, अब होमोपॉलीमर के सब एग्जांपल है, ये 6 एग्जांपल लिखे हुए हैं। आपको किसी पॉलीमर के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए, उसकी मोनोमेरिक यूनिट, उसकी पॉलीमेरिक यूनिट, उसके यूजेस, वो एडिशन से बन रहा है या कंडेंसेशन से बन रहा है, वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इतनी बातें आपको जाननी है। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एक साथ बता दूंगा सारे के सारे, कौन कौन से फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं एक साथ बता दूंगा सारे, टेंशन ही नहीं लेनी, ठीक है ना। अभी एडिशन पॉलीमर की बात चल रही है, 6 एग्जांपल लिखे हुए हैं, 6 के मोनोमर और उनके पॉलीमर और उनके यूजेस देखेंगे। जैसे हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। पॉलीथीन बता सकता था लेकिन उसके ही 2 प्रकार होते हैं, तो सीधे उसी को डिस्कस करते हैं। एक है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इथीन क्या होता है, एन नंबर ऑफ, ये वाली यूनिट लेंगे, ये है आपका इथीन, ये मोनोमेरिक यूनिट है साहब, ये मोनोमेरिक यूनिट है। और एन नंबर ऑफ इथीन को अगर मैं 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और लगभग यूं मान लीजिए आप 333 से 343 केल्विन पर किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, वो कैटलिस्ट है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में गर्म कर रहा हूं, बना रहा हूं, तो यहां से बनने वाला जो पॉलीमर होता है वो होता है CH2 होल N। आपको कुछ नहीं करना, जब भी आप पॉलीमर बनाओ ना तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पर ये बॉन्ड जो है इसको होमोलिटिकली तोड़ दो, होमोलिटिकली तोड़ के ये वाला किसी और के साथ बना लेगा, ये वाला किसी और के साथ बना लेगा, ऐसे करना होता है बस, है ना। मतलब बीच वाला पाई बॉन्ड टूट जाता है, वो उधर सिंगल और उधर सिंगल कर दो, ठीक है। जो हाई डेंसिटी पॉलीइथीन है, डेंसिटी हाई है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये होगा आपका इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर जहां गैप नहीं होगा, इसलिए डेंसिटी ज्यादा होगी। इसके यूजेस होते हैं, क्योंकि हाई डेंसिटी है तो प्लास्टिक हार्ड होगी, तो बकेट्स बनाने में, बोतल बनाने में, डस्टबिन बनाने में, टॉयज बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, एन नंबर ऑफ, क्योंकि होमोपॉलीमर है तो एक ही टाइप का पॉलीमर चलेगा, होमोपॉलीमर के एग्जांपल है ना, एक ही टाइप का मोनोमेरिक यूनिट चलेगा, एक ही टाइप की मोनोमेरिक यूनिट चलेगी। 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देख रहे हो, 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको लेना है, लगभग 350 से 450 केल्विन आपको टेम्परेचर लेना है, और पेरोक्साइड कैटलिस्ट लेना है। कौन सा कैटलिस्ट लेना है, पेरोक्साइड कैटलिस्ट लेना है। और अगर आप कैटलिस्ट नहीं भी याद करना चाहते, कोई नहीं पूछ रहा आपसे कैटलिस्ट, ठीक है ना, पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, बस इतना ध्यान रखना। तो यहां पर बनेगा क्या, यहां पर यही पॉलीमर आपको देखने को मिलेगा, बस इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, ब्रांच वाली होगी, ताकि इनके बीच में गैप आए तो डेंसिटी कम हो जाएगी। यह है आपका लो डेंसिटी पॉलीइथीन, यह है आपका हाई डेंसिटी पॉलीइथीन मेरे ब्रदर। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है ना मेरे दोस्त, उसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl। ये भी आपको पॉलीमराइजेशन करना पड़ेगा किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, है ना, पेरोक्साइड कैटलिस्ट या परसल्फेट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड कैटलिस्ट या परसल्फेट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसको हीट करोगे n नंबर ऑफ यूनिट को, तो मैंने बोला पाई बॉन्ड तोड़ दो, दोनों सिंगल बॉन्ड बना दो, तो यहां से क्या बन के आएगा, CH2 और यहां पर ये CH2 नहीं होगा, यहां पर क्या आएगा बेटा, CH इस तरह से, और यहां पर Cl होल N, ये बन गया आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका मोनोमर, आपको मोनोमर याद होना चाहिए और पॉलीमर याद होना चाहिए, सब एडिशन वाले हैं, फ्री रेडिकल एडिशन से बन रहे हैं, फ्री रेडिकल। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन में जो मोनोमर होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ PH, फिनाइल और उस पर एल्कीन लगी हुई है इथीन, ठीक है ना, फिनाइल और इथीन, तो ये होता है आपका स्टाइरीन बेटा, ये क्या होता है, स्टाइरीन। और इसका भी क्या करना है आपको, पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसको उठा के यहाँ रख देना है ना, और ये बन जाएगा आपका मोनोमर, सॉरी पॉलीमर। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ओ माय गॉड, आलस नहीं करेंगे, CH2 CH, यहाँ PH
और यहाँ होल N, ये बन गया आपका पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन, इसको पॉलीस्टाइरीन कहते हैं। पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल कैसे बनता है? आपको लेना पड़ता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये है आपका अक्राइलोनाइट्राइल, ये आपका अक्राइलोनाइट्राइल है, और इसकी वही पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसमें ऐसे कर देते हैं, और यहां से क्या बन जाएगा CH2 CH, यहां CN, और यहां से वैलेंसी फ्री N, ये बन गया आपका पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, जिसको ऑर्लोन भी कहते हैं। इसको ऑर्लोन भी कहते हैं बेटा, पेन बोल लो या ऑर्लोन बोल लो, एक ही बात है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन में आपको लेना होता है CF2 और यहां डबल बॉन्ड, यह है आपका टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन, इसका नाम है टेट्राफ्लोरोइथीन। वही आपको कैटलिस्ट लेना है, ठीक है, N नंबर ऑफ ये लेने हैं, और यहां से आपको मिलेगा F F F F, और यहां पे होल N, ये है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, या फिर इसको बोलते हैं टेफ्लॉन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन या टेफ्लॉन बोलते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन या टेफ्लॉन। आपको ये सारी मोनोमेरिक यूनिट याद होनी चाहिए, ठीक है ना। इथीन, विनाइल क्लोराइड, स्टाइरीन कैसा दिखता है, अक्राइलोनाइट्राइल, टेट्राफ्लोरोइथीन, ये इसकी मोनोमेरिक, वो मोनोमेरिक यूनिट है, ये पॉलीमेरिक यूनिट है, ठीक है। यूजेस देख लो, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पीवीसी सुना होगा आपने, पीवीसी। शावर कर्टेंस जो आपका बाथरूम होता है उसमें आजकल देखे होंगे आपने, ट्रांसपेरेंट पर्दे लगे होते हैं, वहां यूज होता है शावर कर्टेंस में। रेनकोट बनाने में यूज होता है, पाइप या वायर्स बनाने में यूज होता है। ये पॉलीस्टाइरीन थोड़ी सी हार्ड प्लास्टिक होती है, तो पुराने जमाने में जो टेलीविजन आता था उसका हार्ड प्लास्टिक पीछे का डब्बा होता था, वो टीवी कैबिनेट्स या रेडियो की बॉडी बनाने में यूज होता था इसका। वुलन फैब्रिक्स, पैन जो है ऑर्लोन जैसे वुलन फैब्रिक्स में यूज होता है, तो वुलन फैब्रिक्स में इसका इस्तेमाल होता है पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल का। टेफ्लॉन जो है वो नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स में यूज होता है, मतलब जिसमें आपका खाना गर्म हो रहा हो तो चिपके ना, है ना। आजकल की जो बहुएं हैं, है ना, मतलब सास से अगर बचाना है, पहले के जमाने में तो क्या है कि खाना जलता नहीं था, आजकल बनाना आता नहीं तो जल जाता है, तो आजकल की बहुओं के लिए जो वो बर्तन होते हैं ना, उनके लिए नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स जिसमें खाना चिपके ना, ठीक है बेटा। तो ये होमोपॉलीमर है, और ये सारे एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल है, एडिशन के स्क्रीनशॉट ले लो। कोपॉलीमर, ये भी एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। कोपॉलीमर का मतलब है दो या दो से ज्यादा डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स, जैसे ब्यूना एस है, तो ब्यूना में, ब्यूना का मतलब क्या है, ब्यूना का मतलब है ब्यूटा 1,3 डाइइन, ब्यूटा 1,3 डाइइन, और एस का मतलब क्या है, स्टाइरीन। एस का मतलब क्या है, स्टाइरीन। ब्यूटा 1,3 डाइइन की शक्ल कैसी होगी बेटा, ये रहा ब्यूटा 1,3 डाइइन, और स्टाइरीन की शक्ल कैसी होगी, CH, यहां PH, डबल बॉन्ड CH2। N यूनिट्स इसकी ले रखी है। आपको क्या करने का है, आपको क्या करने का है, ये रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल, ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेगा, ये वाला रेडिकल किसी और के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये दो सिंगल रेडिकल बचे हैं वो यहां पे बॉन्ड बना लेंगे, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां सिंगल, ये इसके साथ बॉन्ड बना चुका है और ये किसी और के साथ बना लेगा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे बॉन्ड बना है, यहां कैसे बॉन्ड बने हैं, और ये किसके साथ बना रहा है, किसी और के साथ, ये किसी और के साथ। तो अब जो मोनोमेरिक से यहां पॉलीमेरिक यूनिट निकल के आएगी, उसकी शक्ल देखो, ये किसी और के साथ बना रहा है CH2 ऐसे करके, ये CH और CH के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, ये बन गया ना बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH, फिर ये दोनों के बीच में संबंध जारी हुआ है, तो CH2, फिर ये CH, और यहां PH, और फिर यहां पर CH2 किसी और के साथ बॉन्ड बना रहा है, और ऐसे n नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई है। ये है आपका ब्यूना एस, ब्यूटा 1,3 डाइइन और स्टाइरीन, ये इसकी मोनोमेरिक यूनिट है, और इसका इस्तेमाल होता है टायर्स बनाने में, फ्लोर टाइल्स बनाने में, यानी कि ये एक रबर है और ये एक सिंथेटिक रबर होता है, मेन मेड द्वारा रबर है। ब्यूना एन, ब्यूना का मतलब आपको बता ही दिया कि इसमें से ब्यूना का मतलब क्या है, ब्यूना का मतलब तो है ब्यूटा 1,3 डाइइन, और एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है अकराइलोनाइट्राइल, एन का मतलब है अकराइलोनाइट्राइल। ब्यूटा 1,3 डाइइन की शक्ल तो जैसी ऊपर दिख रही है वैसी होगी, ऐसी वाली, और अक्राइलोनाइट्राइल की शक्ल होगी CH2 डबल बॉन्ड CH और साइनाइड। मैंने जान पूछकर CN को इधर लिखा है, मैंने PH को इधर लिखा था
क्योंकि यहाँ रेडिकल जो बन रहा है वो स्टेबल रेडिकल होगा फिनाइल के पास रेजोनेंस करके, यहाँ रेडिकल जो बनेगा अनस्टेबल होगा, -m टाइप का लगेगा, है ना। अब इधर देखो वापिस वही बात, यहां पर जो रेडिकल 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 रेडिकल, ये रेडिकल किसी और के साथ ये आपस में कंबाइन हो गए, ये आपस में कंबाइन हो गए, ये किसी और के साथ। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी कि कैसे रेडिकल कंबाइन हो रहे हैं, दो यूनिट्स कैसे कंबाइन हो रही है। अब जब इसकी मैं पॉलीमेरिक यूनिट बनाऊंगा तो देखो वो किसी और के साथ बॉन्ड बना रहा है, मैं पूरा का पूरा कॉपी कर रहा हूं ऊपर वाला, ये मैंने पूरा का पूरा कॉपी किया, ठीक है। बस यहां पर हल्का सा चेंज कहाँ आएगा, यहां पर चेंज आएगा, यहां पर क्या लग जाएगा CN होल N, ठीक है ना। बाकी सब कुछ सेम ही तो है भाई, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये हो गया आपका ब्यूना N। ब्यूना N किस में यूज होता है, फ्यूल टैंक के लाइनिंग में, गैस हॉस किट में यूज होता है। फ्यूल टैंक लाइन करने में या गैस हॉस किट बनाने में ब्यूना N का इस्तेमाल होता है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है ब्रो। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। आपको सिर्फ ये मोनोमेरिक यूनिट्स ब्यूटावंथीडाइन, स्टाइरिन, ब्यूटावंथीडाइन, अक्राइलोनाइट्राइल, एक एक यूजेस ध्यान रख लो, और ये पॉलीमेरिक यूनिट है, ठीक है मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, ये एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल थे। अब कंडेंसेशन की बारी है। कंडेंसेशन का मतलब दो बड़े मॉलिक्यूल टकराएंगे, छोटे मॉलिक्यूल्स कुर्बान हो जाएंगे। अब कंडेंसेशन में पॉलीएस्टर्स और पॉलीअमाइड होते हैं। एस्टर बना के दिखाऊंगा आपको। पॉलीएस्टर मतलब एक एस्टर नहीं, बहुत सारे एस्टर, ठीक है। जैसे डेक्रोन, इसको टेरिलीन भी बोलते हैं, डेक्रोन को टेरिलीन भी बोलते हैं। इसके मोनोमेरिक यूनिट क्या क्या होती हैं, एक तो होती है टेरिफ्थेलिक एसिड, यह है टेरिफ्थेलिक एसिड। टेरिफ्थेलिक एसिड, टेरिफ्थेलिक एसिड का मतलब क्या है, जब आपकी बेंजीन पर दोनों COH एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे लगे हो तो टेरिफ्थेलिक एसिड। और दूसरी यूनिट है इथिलीन ग्लाइकोल, दूसरी यूनिट होती है इथिलीन ग्लाइकोल, और इसकी भी n नंबर ऑफ यूनिट, इसकी भी n नंबर ऑफ यूनिट। और अपना जन्म तो एक ही काम के लिए हुआ है, पानी निकालने के लिए। आपको पता है कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का H एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, ठीक है। फिर यहां से भी OH जाएगा और यहां से H जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा देखना आप ध्यान से, यहां से जो बनेगी वो बनेगी C डबल बॉन्ड O, यहां बेंजीन। अब ये देखो C, यहां से पानी मॉलिक्यूल निकल गया, पानी का मॉलिक्यूल निकल गया, तो C डबल बॉन्ड O, यहां पर O, CH2 और यहां से ये O, n नंबर ऑफ यूनिट्स ऐसी आपस में कंबाइंड होगी। इसका नाम है डेक्रोन, इसी का नाम है टेरिलीन। इसी को टेरिलीन भी कहते हैं, डेक्रोन भी कहते हैं, ठीक है। और ये हुआ कैसे है, हीट करके हुआ होगा ना, हीट करके हुआ होगा। ये कहानी कैसे हुई है, ये कहानी हुई है H+ हीट करके, H+ हीट करके पानी निकाला अपन ने, ठीक है ना। H+ हीट करके पानी निकाला है। इसका यूज डेक्रोन, टेरिकोट का कपड़ा सुना होगा आपने, टेरिकोट का कपड़ा, उसी को टेरिलीन टेरिकोट सुना होगा आपने, टेरिलीन टेरिकोट, है ना। तो ये वियर एंड वॉश फैब्रिक में यूज होता है। टेरिकोट का कपड़ा ऐसा होता है जो पहनो, प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब इस्त्री करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ती, धो सुखाओ पहनो, कोई सलवल नहीं आते उसमें, है ना। तो वियर एंड वॉश फैब्रिक में टेरिलीन यूज होता है। ग्लिप्टल, ग्लिप्टल में आपका जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो होती है थैलिक एसिड। जब यही दो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्थो पोजीशन पे लग जाए, यहां पैरा पे, यहां ऑर्थो पे, और इथिलीन ग्लाइकोल, अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है। अपना जन्म पानी निकालने के लिए हुआ है, यहां से पानी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वही H+ हीट करके निकालेंगे, लगभग 550 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे, सॉरी 550 केल्विन हीट करेंगे। तो यहां से जो इसका पॉलीमर बन के आएगा वो क्या आएगा, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां O, यहां CH2, यहां CH2, यहां पर O, यहां से वैलेंसी, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां से वैलेंसी, n नंबर ऑफ यूनिट जुड़ जाएंगी, तो ये बन जाएगा आपका ग्लिप्टल। आप यहां पर ध्यान से देखो तो सही, यहां पर आपको ये एस्टर लिंकेज दिख गया होगा, आपको यहां पे एस्टर दिख गया होगा। ये तो 2 यूनिट लेने पर एस्टर दिखा, ऐसी बहुत सारी यूनिट्स कंबाइन होगी तो बहुत सारे एस्टर पॉलीएस्टर हो जाएगा ना। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का कपड़ा, पॉलिस्टर का कपड़ा आपने सुना होगा। अब ये जो ग्लिप्टल बना है इसका यूज कहां होता है, एडेसिव पेंट्स और लेकर्स में यूज होता है। लेकर्स का मतलब दारू नहीं है, वो लीकर होती है, ये लेकर है। लेकर मतलब गोंद सा पदार्थ होता है जो लकड़ी पर
वो पॉलिशिंग करते हैं ना लकड़ी पर, पुरानी लकड़ी देखी हो आपने, सागवान वाली लकड़ी, तो उस पर पॉलिशिंग होती थी, तो वो लेकर्स होता है। या चिपकाने वाले पेंट्स, जो पेंट्स होते हैं जो चिपक जाए दीवार पे, वैसे वाले पेंट्स बनाने में ग्लिप्टल का यूज होता है। पीएचबीवी, पीएचबीवी की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड वेलेरेट। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड वेलेरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, वेलेरेट बोल लो एंड वेलेरेट बोल लो, एक ही बात है। अब जैसे ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 कार्बन है तो ये ब्यूटाइरेट हो गया। ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा पे हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 कार्बन है तो ये वेलेरेट हो गया। तो ये ब्यूटायरिक एसिड है, ये वेलेरिक एसिड है, ये बीटा ब्यूटायरिक एसिड है, ये बीटा वेलेरिक एसिड है। और हमारा जन्म हुआ है पानी निकालने के लिए। यहां से हम वाटर निकाल देंगे, फिर इसका भी एच जाएगा और यहां से इसका ओ एच जाएगा कभी ना कभी। तो यहां से जो फाइनली बन के आएगा ना माय डियर, वो क्या बन के आएगा? यहां से ओ, इसको वैलेंसी को फ्री कर दो, यहां से सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर ये ओ, और ये इस तरह से, ये यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर एन नंबर ऑफ यूनिट इस तरह से जुड़ जाएंगी। अगेन आप देखोगे तो यहां पर भी एस्टर बना है, इसका नाम है PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सी। एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बीटा ब्यूटायरेट एंड वेलेरेट, है ना। ब्यूटायरिक एसिड और वेलेरिक एसिड लिख लो आप तो यहीं पे, है ना। ये क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी, इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरिक एसिड। ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है, IUPAC नेम आपको लिखना आता है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरिक एसिड, ये इसकी मोनोमेरिक यूनिट है। अभी तक जितने भी अपन ने पॉलीमर पढ़े हैं उनमें से सिर्फ ये वाला पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल वैसे मैं आगे चल के बताऊंगा। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जिसको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर दे, मतलब हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी संतानें, उनकी संतानें इसको देख ना पाए, बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज कर दें। वरना पॉलीथीन तो ऐसी है जो हमारी संतानों की संतानों की संतानों की संतानों की संतानों की संतानें भी देख सकती है। मतलब इससे पहले के जितने भी हैं वो सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये पहला आइटम आया जो बायोडिग्रेडेबल है। डेक्रोन जो था वियर एंड फॉस्ट वेपरिक्स में यूज होता था। ग्लिप्टल जो है वो एडेसिव पेंट्स और लेकर्स में यूज होता है। पीएचबीवी ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में, मतलब मेडिकल इंडस्ट्रीज में ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस रखने के लिए यूज होता है, बनाने के लिए यूज होता है। बात समझ में आ गई क्या? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कंडेंसेशन पॉलीमर्स में पॉलीअमाइड्स। अभी पॉलीएस्टर देखे थे, पॉलीएस्टर बनाए थे, अब पॉलीअमाइड बनाएंगे। जैसे पहला पॉलीअमाइड होगा नाइलॉन 66। ये जो पीछे नंबर लिखे हुए हैं ये आपको बता रहे हैं कि मैं जितनी बार लिखाऊं उतने मोनोमर हैं, उतने मोनोमर है। 2 नंबर लिखे हैं तो 2 मोनोमर, 1 नंबर लिखा है तो 1 मोनोमर, 2 नंबर लिखे हैं 2 मोनोमर। साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि उसमें कार्बन कितने हैं। इसमें पहले वाले मोनोमर में भी 6 कार्बन, दूसरे में भी 6 कार्बन। इसमें एक ही मोनोमर है उसमें 6 कार्बन, और इसमें 2 मोनोमर है जिसमें एक में 2 कार्बन, एक में 6 कार्बन। दिखा रहा हूं ना, दिखा रहा हूं। एक तो होगा हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, NH2 CH2 होल 6, या ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं इसको, CH2 होल 4 CH2 NH2, इसको बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। और दूसरा होगा एडिपिक एसिड, COOH CH2 होल 4 COOH। अब आप ध्यान से देखो, इसमें भी 6 कार्बन और 1 4 और ये 1 6 कार्बन इसमें भी है। ऊपर वाले का नाम क्या है? हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। इसका नाम है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, और इसका नाम है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड अपना काम एक ही है कि अपने को तो पानी निकालना है। कार्बोक्सिलिक का OH जाएगा और अमीन का H जाएगा, यहां से भी H, यहां से OH। तो ये NH और ये यहां से OH गया, तो यहां से आप देखोगे तो आपको यहां पर ये अमाइड यूनिट दिख गई होगी, इस तरह से अमाइड यूनिट दिख गई होगी आपको। ये एक अमाइड यूनिट है, ऐसी बहुत सारी दिखेगी। तो क्या बन जाएगा? पॉलीअमाइड। मोनोमेरिक यूनिट याद होनी चाहिए, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, एडिपिक एसिड, नाइलॉन 66। नाइलॉन 6 में जो मोनोमेरिक यूनिट होती है माय डियर, नाइलॉन 6 में जो मोनोमेरिक यूनिट होती है उसका नाम होता है कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम।
वो 7 मेंबर का ये साइक्लिक अमाइड होता है। इसका नाम है कैप्रोलैक्टम। क्या नाम है? कैप्रोलैक्टम। और कैप्रोलैक्टम में बेटा यहाँ H यहाँ OH कर दोगे तो यहाँ से NH2 यहाँ से COH बनेगा। इसका हाइड्रोलिसिस करना होता है, इसका हाइड्रोलिसिस करके हीट करना होता है। जब ऐसी n नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में कंबाइन होती है तो यहां से ये नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है। ये क्या बन गया बेटा? नाइलॉन 6। ये क्या बन गया बेटा? नाइलॉन 6,6 बन गया। ये नाइलॉन 6,6, ये नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या है? कैप्रोलैक्टम। नाइलॉन 6,6 के मोनोमर क्या है? हेक्सामिथाइलिन डायमीन एडिपिक एसिड। नाइलॉन 2,6 का मतलब क्या है? एक में 2 कार्बन होंगे, एक में 6 कार्बन होंगे। 2 कार्बन वाला होता है ग्लाइसिन। 2 कार्बन वाला क्या होता है? ग्लाइसिन। जैसे अलग कलर से लिख देते हैं थोड़ा, जैसे NH2 CH2 COOH। अमीनो एसिड पड़े, अल्फा अमीनो एसिड, उसमें से ग्लाइसिन ले लिया। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 1 कार्बन 2 कार्बन होता है कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड में एक तो NH2 होता है, आपके 6 कार्बन होते हैं। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। 6 तो कार्बन हो गए, 5 कार्बन, एक 6 कार्बन, ये NH2 और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। और हमारा जन्म तो आपको पता ही है कि OH और यहां से एक H पानी निकाल देंगे तो यहां से आपको ये अमाइड लिंकेज दिख जाएगा। इस तरह से अमाइड लिंकेज दिख जाएगा तो ये पॉलीअमाइड है। ये ग्लाइसिन है, ये है कैप्रोइक एसिड, ये है कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड बोलते हैं। ये बकरे के दूध में, सॉरी बकरी के दूध में मिलता है। बकरी के दूध में मिलता है कैप्रोइक एसिड। ये किस लिए यूज होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार वगैरह हो गया, उसकी जो स्ट्रिंग बनती है ना, तारे बनती हैं, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में ये नाइलॉन 2,6 का स्ट्रक्चर है बेटा। नाइलॉन 2,6 के मोनोमर क्या है? ग्लाइसिन और कैप्रोइक एसिड। क्या करना है? पानी निकालना है। क्या करना है? पानी निकालना है। इसके यूज क्या है? नाइलॉन 6 का रस्से बनाने में, रस्सी नहीं, रस्से। रस्से मोटे मोटे रस्से नहीं होते, टग वॉर में यूज होते हैं, जो खींचातानी में यूज होते हैं, वैसे रस्से बनाने में, टायर कॉर्ड्स बनाने में नाइलॉन 6 का इस्तेमाल होता है। नाइलॉन 6 का इस्तेमाल शीट्स बनाने में यूज होते हैं। ब्रिसल्स फॉर ब्रशेस, जो ब्रश देखे होंगे आपने, जो कपड़े धोने का जो ब्रश होता है उसके जो ब्रिसल्स होते हैं उसको बनाने में यूज होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये यूज होता है नायलॉन 6 मेनली, मतलब धागे वागे बनाने में यूज होते हैं। वायर्स वो जो नायलॉन के वायर्स होते हैं वैसे बनाने में, नायलॉन के धागे जो होते हैं वो बनाने में। मेरे हिसाब से पॉलीअमाइड्स क्लियर होगा। पॉलिएस्टर ये सब कंडेंसेशन से, वाटर मॉलिक्यूल निकाला है ना, कंडेंसेशन से बने हैं। हम आगे चल बो, ठीक है। आगे देखो कुछ और अदर पॉलीमर्स हैं, ठीक है, जैसे नोवेलेक होता है। नोवेलेक का अगर मैं मोनोमर बताऊं तो मोनोमर होता है एक तो फिनॉल और होता है फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की n यूनिट्स, इसकी भी n यूनिट्स और इसकी भी n यूनिट्स आपस में कंबाइन होती है लीनियरली। कैसे कंबाइन होती है बेटा? लीनियरली। अब ज्यादा प्रोसेस नहीं जानना, प्रोसेस तो फिर डिटेल हो जाएगा ना। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की यूनिट्स, अब फिनॉल जो होता है उसमें OH का इफेक्ट कौन सा होता है? +M, और +M होता है तो वो कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ना, वो इसके कहां पे अटैक कर सकता है? ऑर्थो पे और पैरा पे अटैक कर सकता है। मतलब ये कौन से में? H+ हीट की प्रेजेंस में कहानी चलती है, H+ हीट की प्रेजेंस में कहानी चलती है। और इस तरह से लीनियरली बहुत सारे फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल जुड़ जाते हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड का कार्बन है, ये फॉर्मल्डिहाइड का कार्बन है, दिख गया होगा आपको, ठीक है ना। ये कार्बन जो है वो फॉर्मल्डिहाइड का है। इसको बोलते हैं नोवेलेक। और इसकी शक्ल कैसी होती है, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर स्ट्रक्चर। और ये यूज होता है पेंट्स इंडस्ट्रीज में। पेंट इंडस्ट्रीज में नोवेलेक का यूज होता है। आपने सुना भी होगा, इसी के नाम की कंपनियां भी मौजूद हैं। बेकेलाइट, बेकेलाइट का भी सेम मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं जो नोवेलेक की होती हैं, वही की वही यूनिट्स बेकेलाइट्स की भी होती है। बट बेकेलाइट जो है वो एक क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसी नोवेलेक को देखना भी मैं क्या कर रहा हूं, इसी नोवेलेक को यहां से मैं उठा रहा हूं और इस नोवेलेक को उठा के यहां लिख दे रहा हूं, और इसी नोवेलेक को एक बार और उठा रहा हूं और फिर से लिख दे रहा हूं, और इसको उठाने के बाद इसको मैं सिलेक्ट वापस से कर रहा हूं। ध्यान से देखते रहना आप क्या कर रहा हूं। इसको मैं उल्टा कर दे रहा हूं, इस तरह से मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है ना। एक नोवेलेक की लेयर, दूसरी नोवेलेक की लेयर, और ये आपस में जुड़ी हुई है CH2 यूनिट से, पैरा से। मतलब वो जो फॉर्मल्डिहाइड था वो ऑर्थो पे तो जुड़ी रहा था, अब पैरा पोजीशन खाली थी, इसकी भी पैरा पोजीशन खाली थी, उनको आपस में क्रॉस लिंक कर दिया।
उसको आपस में क्रॉस लिंक कर दिया, उसको आपस में क्रॉस लिंक कर दिया, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बन गए ना, लीनियर चेन में कोवेलेंट बॉन्ड्स बन गए बीच बीच में, तो फॉर्मेशन हो गया बेकेलाइट का, बेकेलाइट का फॉर्मेशन हो गया। ये इस तरह से बेकेलाइट बनता है, n नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं, n नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं, ये बेकेलाइट का फॉर्मेशन है। ये यूज होता है क्योंकि ये हार्ड प्लास्टिक होती है, तो डस्टबिन बनाने में, ये स्विच बनाने में, जो अपने स्विच होते हैं ना ऑन ऑफ, वो वाले स्विच बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, प्लग्स बनाने में इस्तेमाल होता है, कंघा बनाने में, जो मेरे किसी काम का नहीं है ना, कंघा मतलब कॉम बनाने में इस्तेमाल होता है, बाल्टियां बनाने में इस्तेमाल होता है, फोनोग्राफ रिकॉर्ड बनाने में इस्तेमाल होता है बेकेलाइट का। इंपॉर्टेंट मोनोमर भी है, साथ के साथ स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोवेलेक और बेकेलाइट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगला है बेटा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसके मोनोमर की यूनिट याद होनी चाहिए। एक तो यूरिया होता है, यूरिया मतलब नहीं कोई नहीं, ये तो हो गया आपका यूरिया, ये तो है यूरिया नहीं कोई नहीं। और एक होगा फॉर्मल्डिहाइड। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड में ये एन यूनिट और एन यूनिट यूरिया की और एन यूनिट फॉर्मल्डिहाइड की आपस में कंबाइन होंगी और पॉलीमर बनाएंगी। और वो पॉलीमर की शक्ल कैसी होगी? NH2CO, यहां पर NHCH2, इस तरह से n नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में कंबाइन होती चली जाएंगी, n नंबर ऑफ यूनिट। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरह है। ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो यहां पर अटैक करेगा, पाई टूटेगा, इस तरह से NAR की तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इसको अगर मैं ऐसे लिखता NH यहां माइनस और H प्लस, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस को तो प्लस से जोड़ देता, प्लस को माइनस से जोड़ देता, तो कुछ शक्ल ऐसी देखने को मिलती। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका क्या बन गया बेटा? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बन गया। रेजिन गोंद टाइप का पदार्थ होता है, गोंद टाइप का पदार्थ होता है, गोंद टाइप का पदार्थ। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। मेलामाइन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। मेलामाइन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, उसमें कितने नाइट्रोजन होते हैं वो पता होना चाहिए, और कितने लोन पेयर होते हैं वो भी पता होना चाहिए। NH2, यहाँ NH2, यहाँ NH2। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ 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 लोन पेयर है। यह है आपका मेलामाइन। यही पूछ लिया था एक बार कि मेलामाइन की स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर होते हैं, तो 6 लोन पेयर होते हैं, प्लस फॉर्मल्डिहाइड, प्लस फॉर्मल्डिहाइड, प्लस फॉर्मल्डिहाइड के एन यूनिट्स लेने हैं। तो मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड को इसी तरह से कंबाइन करना जैसे ऊपर लिखा था, इसी तरह से करोगे तो यहां पर जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ध्यान से देखना माय डियर, नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, इस तरह से, यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ पर आपका NH इस तरह से फ्री कर देना, यहां से CH2, NHCH2 कर देना, और यहां पर आप NH कर देना, इस तरह से होल N। ये आपका मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये भी 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब इनमें भी कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। देख रहे हो आप, एक बॉन्ड दूसरे से जुड़ा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड से, तो ये भी 3D टाइप के बेकेलाइट जैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होते हैं, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। आपको सिर्फ इनके मोनोमर्स का ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से। मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड, उनके स्ट्रक्चर्स भी आपको ध्यान रखने हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। इनके यूज क्या होते हैं? इनके यूज होते हैं अनब्रेकेबल क्रॉकरीज में। जैसे आजकल झगड़े बहुत बढ़ गए हैं घरों में, तो सास बहू में जो झगड़ा हो जाता है तो उसमें बर्तन वर्तन टूट जाते हैं, तो वो टूटने की समस्या खत्म। या शादी पार्टी में आपने देखा होगा, पहले चीनी की प्लेट यूज होती थी, गिरते ही टूट जाती थी, तो कैटरिंग वाले का नुकसान होता था। तो अब वो नुकसान होना बंद हो गया, क्योंकि वो प्लास्टिक की प्लेट्स आ गई हैं, वो बेसिकली मेलामाइन की बनी होती हैं। अनब्रेकेबल क्रॉकरीज, अनब्रेकेबल यूटेंसिल्स बनाए जा सकते हैं इन रेजिन की मदद से, बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो नायलॉन 26 था ना, ये नायलॉन 26, ये इससे पहले जो नायलॉन 26 बताया था, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। केवल 2 बायोडिग्रेडेबल अभी तक देखे, एक तो PHBV और एक नायलॉन 26, बाकी सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है अभी तक, है ना। कंडेंसेशन पॉलीमर है, सब कंडेंसेशन पॉलीमर है ना, सब में कुछ ना कुछ रिमूव हो रहा है। अब एक और इसमें इस चैप्टर में दिया हुआ है रबर वाला पार्ट। रबर वाला पार्ट, रबर आप सभी को पता है, जैसे आपने घर में देखा होगा कि
एक वो चोटी वाला रबर होता है, उसको खींचोगे वापस अपनी शेप में आ जाता है, उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है, तो इसके अंदर इलास्टोमर प्रॉपर्टी होती है, अपनी शेप को रिगेन कर लेता है। मेनली कहाँ पाया जाता है ये रबर जो है, वो पेड़ में से एक लिक्विड टाइप का पदार्थ निकलता है, गोंद टाइप का पदार्थ निकलता है, वो होता है नेचुरल रबर। इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, अफ्रीका, इन कंट्रीज में इसके पेड़ पाए जाते हैं। रबर दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर। ये दो प्रकार के रबर देखने को मिलते हैं, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर। अगर मैं रबर बनाने की बात करूं तो ये स्ट्रक्चर है आइसोप्रीन का। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, अगर 1 2 3 4 करके करूं तो ये है 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन इसका नाम है, और इसको आइसोप्रीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मैं दो तरीके से पॉलीमराइजेशन कर सकता हूं, एक तो सिस पॉलीमराइजेशन कर सकता हूं, एक ट्रांस पॉलीमराइजेशन कर सकता हूं। अगर मान लीजिए मैं सिस पॉलीमराइजेशन कर रहा हूं तो इसकी शक्ल कैसी दिखेगी वो देखो आप। इसकी शक्ल कैसी दिखेगी, इसकी शक्ल ऐसी दिखेगी कि यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH3 और यहाँ H, और ये इस तरह से n नंबर ऑफ यूनिट जोड़ेंगे ना अपन, n नंबर ऑफ यूनिट जोड़ेंगे। फिर अगली यूनिट कैसी दिखेगी, यहां से CH2, यहाँ C, यहाँ C, यहाँ CH2, यहाँ H, यहाँ CH3, फिर अगली ऐसे चलती चली जाएगी, n नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में जुड़ती चली जाएंगी, बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा, बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा, इस तरह से। तो ये सिस पॉलीमराइजेशन है जिसमें दोनों CH2 किधर आ रहे हैं, सेम साइड आ रहे हैं, दोनों CH2 सेम साइड आ रहे हैं। ध्यान से देखो ना, ये वाला CH2, ये वाला CH2, ये वाला CH2, ये वाला CH2, ये दोनों CH2 सेम साइड है। यहां पर देखोगे तो ये दोनों CH2 सेम साइड है, ये सिस पॉलीमराइजेशन है। और ये है आपका नेचुरल रबर। अगर आप सिस पॉलीमराइजेशन कर रहे हो तो आपको नेचुरल रबर मिलेगा आइसोप्रीन की मदद से। आइसोप्रीन का सिस पॉलीमराइजेशन नेचुरल रबर देता है। और अगर ट्रांस पॉलीमराइजेशन कर रहे हो तो आपको मिलेगा सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर जिसका नाम होता है गट्टा पर्चा। कैसे मिलेगा, बस यहां पर ये दोनों CH2 जहां से आप बॉन्डिंग करवा रहे हो, इधर मिथाइल, इधर CH2 इधर, और यहां से n नंबर ऑफ यूनिट्स। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला CH2 और ये वाला CH2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल गया ना भैया, तो ये क्या बन गया आपका गट्टा पर्चा। इसको बोलते हैं गट्टा पर्चा, नाम है इसका। ये सिंथेटिक रबर होता है, मैन मेड रबर है। आपको पता है आदमी के तो चुल है कुछ ना कुछ नया बनाने की, तो ये सिंथेटिक रबर गट्टा पर्चा है, ये नेचुरल रबर है आपका। ठीक है, तो सिंथेटिक रबर कैसे कैसे बना सकते हो ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आइसोप्रीन का क्या कराओगे बेटा, ट्रांस पॉलीमराइजेशन कराओगे तो आपको सिंथेटिक रबर मिलेगा, और उसका नाम होता है गट्टा पर्चा, गट्टा पर्चा। और कौन सा है, और है आपका ब्यूना एन। कौन कौन से होते हैं बेटा, एक तो गट्टा पर्चा आपका सिंथेटिक है, ब्यूना एन भी आपका सिंथेटिक रबर है। एक क्लोरोप्रीन से भी आप सिंथेटिक रबर बना सकते हो। क्लोरोप्रीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है। जो आइसोप्रीन होता है ना, जो आइसोप्रीन होता है वही क्लोरोप्रीन है, बस एक अंतर है, डबल बॉन्ड यहां Cl आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ये n नंबर ऑफ यूनिट लेनी है। ये आइसोप्रीन था, अरे आइसो जैसा स्ट्रक्चर था ना आइसोप्रीन, ये यहां पर क्लोरीन आ गया तो ये क्लोरोप्रीन है। इनको आपस में जोड़ना है, इनको आपस में जोड़ना है, यहां Cl यहां डबल बॉन्ड, और यहां पर CH यहां पर CH2, ऐसे चलता चला जाएगा n नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये बन जाएगा नियोप्रीन। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से नियोप्रीन बनता है, और वो नियोप्रीन क्या होता है आपका सिंथेटिक रबर होता है। ये भी आपका क्या है, सिंथेटिक रबर है। ठीक है ना, क्लोरोप्रीन का मोनोमर, क्लोरोप्रीन का पॉलीमर क्या है, नियोप्रीन, वो सिंथेटिक रबर है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। ये रबर की कहानी है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अब नेक्स्ट वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है। एक्चुअल में क्या है, जो नेचुरल रबर है ना उसमें बहुत सारी कमियां होती है। कमियां क्या होती है कि जब आपका टेम्परेचर कम हो जाता है या टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मान लो आप किसी ऐसे इलाके में जा रहे हो, आपकी गाड़ी में टायर लगे हुए हैं और वो नेचुरल रबर का बना हुआ है, और आप किसी रेगिस्तान वाले इलाके में चल गए जहां गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया तो आपका टायर कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो टेम्परेचर हाई पर वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। टेम्परेचर लो पर वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। मान लो आप किसी ऐसी जगह पे चल गया जहां बर्फ वाला स्थान है, तो आपको टायर बहुत सख्त हो जाएगा, उसमें क्रैक आ जाएंगे, फट जाएगा टायर या फिर पिघल जाएगा। पता चला गाड़ी चला रहे थोड़ी देर बाद चक्कों पे गाड़ी चल रही है, टायर तो पिघल के रोड पे ही रह गया। ठीक है, और नेचुरल रबर जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है, मतलब
कि अगर आपकी गाड़ी का टायर नेचुरल रबर से बना हुआ होता तो बरसात आती, थोड़ी देर बाद पता चलता कि बरसात ने टायर ही गायब कर दिया, आप चक्कों पे गाड़ी चला रहे हो, पानी में घुल गया टायर। ये दिक्कत है नेचुरल रबर के साथ। नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी ये कैसा होता है, सॉल्यूबल होता है। नॉन पोलर मतलब पेट्रोल वेट्रोल में भी ये सॉल्यूबल होता है। बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब बहुत टाइम तक अगर आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी तो उसमें बैक्टीरिया तो पनपते ही हैं, तो बैक्टीरिया उसको लॉन्ग टर्म में डिकम्पोज कर देते हैं। हालांकि अच्छी बात भी है, लेकिन नेचुरल रबर की तो खामी है ना, हमारे टायर तो नहीं बना पाएंगे ना, पता चले कि 2 साल बाद हमारी गाड़ी चलाने की इच्छा हुई, टायर ही नहीं है वहां पे, बैक्टीरिया चूस गए सारे, तो बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं। इन सारी कमियों को सुधार सकते हैं हम वल्कनाइजेशन ऑफ रबर से। वल्कनाइजेशन रबर क्या होता है, 5% सल्फर हम नेचुरल रबर में डालें, नेचुरल रबर में 5% सल्फर डाल के क्रॉस लिंकेज कर दें तो उसको वल्कनाइजेशन बोलते हैं, जिससे कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती है। तो टू इंप्रूव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर 5% सल्फर एडेड, मतलब उसका क्रॉस लिंकेज डालना होता है। ये आपका नेचुरल रबर है, ये आपका नेचुरल रबर है माय डियर। और नेचुरल रबर में अगर मैं 5% सल्फर डाल दे रहा हूं, मतलब इस तरह से बीच में यहां सल्फाइड लिंकेज बना दे रहा हूं, तो ये जो बना है, ये जो बना है, ये आपका वल्कनाइज्ड रबर है। 5% सल्फर ने उस टायर की इज्जत बचा ली, उस रबर की इज्जत बचा ली। ये है वल्कनाइज रबर। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। नेचुरल रबर में 5% सल्फर डालो, वल्कनाइज रबर तैयार। ये है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, 5% सल्फर। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने बोला था, आपसे वादा किया था कि हम बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल पढ़ेंगे। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं, है ना, डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया, डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया। और ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होंगे बैक्टीरिया के द्वारा, मतलब आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, 5000 साल बाद भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे। हमारे संतानों की संतानों की संतानों की संतानें भी वो देख पाएगी, लेकिन बायोडिग्रेडेबल वाले नहीं देख पाएगी। बायोडिग्रेडेबल वाले कौन कौन से होते हैं, जैसे जितने भी नेचुरल पॉलीमर हैं, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, है ना, प्रोटीन हो गया, ये सब कैसे हैं, आपके बायोडिग्रेडेबल है। इसमें अब 2 ऐड करेंगे, PHBV बताया था आपको, पॉली हाइड्रोक्सी बीटा ब्यूटायरेट बीटा वैलेरेट, और नाइलॉन 26, ये 2 भी आपके कैसे होते हैं, ये 2 भी आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं। याद होने चाहिए बायोडिग्रेडेबल, एक साथ पूरी कैटेगरी आ गई। नॉन बायोडिग्रेडेबल बाकी बचे जितने भी, जैसे पॉलीथीन, कभी खत्म ना होने वाली चीज, इसीलिए बैन लगा दिया गया है। पैन, PVC, पॉलीस्टाइरीन, बेकेलाइट, ठीक है, या जितने भी रेजिन्स हैं वो सब आपके कैसे हैं, वो सब नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में। बायोडिग्रेडेबल में ये आ गए, जो बच्चे सब नॉन बायोडिग्रेडेबल एक साथ आ गए ना सारे के सारे। कौन से बायोडिग्रेडेबल, कौन से नॉन बायो, कौन से एडिशन, वो समझ में आ गया। सारे पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, वो सारे एडिशन थे। कंडेंसेशन सारे पॉलिस्टर, पॉलीएमाइड, वो बेकेलाइट वगैरह, वो सारे के सारे कंडेंसेशन में आ गए। अब एक और तरीके से हम लोग पॉलीमर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो डिग्रेडेशन के बेसिस पे कर दिया कि कितने समय तक चलेंगे, ये तो बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देंगे बायोडिग्रेडेबल को, इसको नहीं कर पाएंगे। एक और तरीके से कर सकते हैं, वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पर। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है थर्मोसेटिंग, फिर होता है फाइबर, फिर होता है थर्मोप्लास्टिक, फिर होता है इलास्टोमर। ये 4 तरह के फोर्सेस पॉलीमर में प्रेजेंट हो सकते हैं। इलास्टोमर मतलब क्या है, इलास्टोमर मतलब है वॉन्डरवॉल फोर्स, और वॉन्डरवॉल फोर्स वीक होते हैं, आपको पता है। थर्मोप्लास्टिक क्या है अभी बताता हूं। फाइबर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल डाइपोल। और यहां पर क्या है, थर्मोसेटिंग के अंदर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट फोर्सेस। और ये होता है इन बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर, इलास्टोमर और फाइबर के बीच का मामला है, इलास्टोमर और फाइबर के बीच में मामला है। अब इसमें तो सारे के सारे रबर आ जाएंगे, इलास्टोमर प्रॉपर्टी जो भी होती है ना, सारे रबर, नेचुरल रबर आ जाएगा, सारे सिंथेटिक रबर आ जाएंगे, सिंथेटिक रबर, सारे के सारे गट्टा पर्चा सब आ जाएंगे इसमें। ब्यूनायन आ जाएगा, ब्यूनायस आ जाएगा, वो सब आ जाएंगे, ठीक है ना, एक्सेट्रा, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे इलास्टोमर की कैटेगरी में। भाई ये तो पूछेगा आपसे, और क्या पूछेगा, कौन सा पॉलीमर में कौन सा फोर्स, बता दिया ना, एक साथ आ गए सारे। थर्मोप्लास्टिक
थर्मोप्लास्टिक में प्लास्टिक वाले मटेरियल आ जाएंगे, वो पॉलीथीन वॉलीथीन वाले सारे के सारे, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, टेम्परेचर के साथ अपना रूप बदल देता है। ये सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड से सॉलिड। आप पन्नी जलाते हो, पॉलीथीन जलाते हो तो वो लिक्विड लिक्विड से हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद ठंडा करोगे तो वापस सॉलिड हो जाती है। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में बदल सकती है। इसके एग्जांपल पीवीसी, पेन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, सारी हाई वाली लो वाली सब पॉलीथीन हो गया। और टेफ्लॉन, वो भी इसका एग्जांपल है। और ऑरलोन, मतलब ऑरलोन तो आई है ना, एक्सेट्रा, ये सब है ना, इसमें आ जाएंगे। पीवीसी, पेन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथिलीन, टेफ्लॉन वगैरह में। फाइबर में सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब पॉलिस्टर और पॉलीअमाइड, पॉलिएस्टर और पॉलीअमाइड वाली कैटेगरी सारी इसमें आ जाएगी। जितने भी पॉलिएस्टर और पॉलीअमाइड पढ़े ना अपन ने, डेक्रोन पढ़ा, ग्लिप्टल पढ़ा, पीएचबीवी पढ़ा, और पॉलीअमाइड में नायलॉन 66, नायलॉन 26, नायलॉन 6, वो सब इसमें आ जाएंगे। सारे पॉलिएस्टर और सारे पॉलीअमाइड्स इसमें आ जाएंगे। और थर्मोसेटिंग में क्या आएंगे, बैकेलाइट, बैकेलाइट आएगा। और आपका क्या आएगा, रेजिन्स, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन और बैकेलाइट आ जाएंगे। ये सब स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ जाएगी। नोट कर लो एक बार, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया तो भैया खत्म भी तो हो गया। ये पूरा आपका पॉलीमर था, ठीक है। तो इसमें मेनली आपको मोनोमेरिक यूनिट्स, पॉलीमेरिक यूनिट्स, उनका यूजेस, एडिशन कौन से है, कंडेंसेशन कौन से हैं, वो याद रखना है। बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं। बस नायलॉन 26 और पीएचबीवी वाले बायोडिग्रेडेबल थे, बाकी सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और फोर्सेस के बेसिस पे कौन कौन किस कैटेगरी में, इलास्टिक वाला है, इलास्टोमर प्रॉपर्टी रबड़ में आती है। थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक वाले सारे, पॉलीथीन पॉलीविनाइल वाले हो गए। और फाइबर वाले धागे वागे की बात चल रही, तो पॉलिस्टर की बात चल रही, पॉलीअमाइड की बात चल रही है। और थर्मोसेटिंग मतलब मजबूत बॉन्ड की बात चल रही, तो बेकेलाइट और रेजिन की बात चल रही है। इतना सा चैप्टर था ये, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बहुत गहरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अगर, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि मान लीजिए अगर आपके कहीं पर आप लड़ाई चल रही हो, है ना, कोई दो लोग लड़ रहे हो आपस में, कहीं लड़ाई चल रही हो, तो आपका फर्ज बनता है कि नीचे बैठ जाएं और पीछे वाले को भी देखने दें, ठीक है। धन्यवाद।